देश की बात, मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी आज उत्तराखंड की शीतकालीन यात्रा का करेंगे उद्घाटन। गंगोत्री से मुखबा तक की यात्रा होगी ऐतिहासिक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज में महाकुंभ का औपचारिक करेंगे समापन। दिल्ली विधानसभा सत्र का तीसरा दिन, कैग रिपोर्ट पेश होगी। नेता प्रतिपक्ष आतिशी सहित विपक्ष के 21 विधायकों 3 मार्च तक सस्पेंड हैं। भूकंप के तेज झटकों से दहला असम। रात 2:25 पर 5 तीव्रता के झटके, घरों से बाहर निकले लोग। पुणे में सरकारी बस में युवती के साथ दुष्कर्म, आरोपी निकला हिस्ट्री शीटर। सवाल उठे तो दिए जांच के आदेश। राजौरी में सेना की गाड़ी पर आतंकी हमला। सुंदरबनी इलाके में एलओसी के पास आतंकियों ने घात लगाकर की फायरिंग। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का। देश की बात की शुरुआत करेंगे दिल्ली की खबर से। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस ने प्रदेश कमेटियों की बैठक बुलाई है। असम और केरल की कमेटियां शामिल होंगी, ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। इस बैठक में राहुल गांधी मौजूद रहेंगे और साथ ही संगठन को मजबूत करने पर इस बैठक में मंथन होगा। नेताओं के साथ 27 और 28 फरवरी को ये बैठक होगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से। राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैठक बुलाई है। नेताओं के साथ 27 और 28 फरवरी को ये बैठक होगी। आपको बता दें, असम और केरल में अगले साल विधानसभा चुनाव होंगे, तो खास तौर पर इस बैठक में मंथन किया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, कांग्रेस ने प्रदेश कमेटियों की बैठक बुलाई है और 27 या 28 फरवरी को ये बैठक होने वाली। इस बैठक से जुड़ी क्या कुछ जानकारी आपके पास, दर्शकों को बताएं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 2 प्रदेशों की कमेटियों को बुलाया है। कांग्रेस ने केरला और असम 2 ऐसे राज्य हैं जहां पर संगठन को दुरुस्त करने के लिए दोनों राज्यों में अगली साल होने वाले विधानसभा चुनाव को फोकस करते हुए दोनों प्रदेशों की प्रदेश कमेटियों को सभी वरिष्ठ नेताओं को बुलाया है, जिसकी आज बैठक कांग्रेस मुख्यालय नई दिल्ली में होगी। इस बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ साथ राहुल गांधी मौजूद रहेंगे। संगठन मंत्री कांग्रेस केसी वेणुगोपाल मौजूद रहेंगे। इन तमाम चीजों को लेकर कांग्रेस चाहती है कि जब आगामी साल में असम और केरला दोनों राज्यों के जो विधानसभा चुनाव हो, उन चुनावों से पहले कांग्रेस का संगठन वहां पर जमीनी स्तर तक मजबूत हो जाए। कांग्रेस के संगठन में फेरबदल करना है, उनको फेरबदल कर लिया जाए। अभी से जिसको भी प्रदेश की टीम में और जहां भी विधानसभा चुनाव के लिए फोकस करना है, उनको वहां पर प्रभारी नियुक्त कर दिया जाए। इन चीजों को लेकर कांग्रेस संगठन और आगामी विधानसभा चुनाव असम और केरल में होने हैं, उनकी तैयारियों को लिए पूरी एक रणनीति के साथ मंथन करेगा। और मंथन के दौरान ये तय किया जाएगा कि चुनाव के मद्देनजर और संगठन को मजबूत करने के लिहाज से तैयारी पूरी कांग्रेस को की जाए, ताकि आगामी आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पूरी दमखम के साथ और पूरे अटैकिंग मोड में चुनाव लड़ सके। जी बिल्कुल अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और ये दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैठक बुलाई है और सभी नेताओं के साथ 27 और 28 फरवरी को ये बैठक होगी, जिसमें कई मुद्दों को लेकर बातचीत की जाएगी। आपको बता दें, असम और केरल में अगले साल विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और ऐसे में माना जा रहा है कि इस बैठक में उन चुनावों को लेकर भी मंथन किया जाएगा, बातचीत की जाएगी। तो कांग्रेस ने प्रदेश कमेटियों की बैठक बुलाई है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां वक्फ बिल को कैबिनेट की मंजूरी। 10 मार्च को संसद में पेश होगा बिल। ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। बजट सत्र 10 मार्च से एक बार फिर से शुरू होगा। वक्फ संपत्तियों पर आ सकते हैं नए नियम और इसी के साथ विपक्ष
इन नए नियमों पर विरोध जता सकता है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां बजट सत्र एक बार फिर से 10 मार्च से शुरू होगा। वक्फ संपत्तियों पर नए नियम आ सकते हैं और माना जा रहा है कि विपक्ष इन नए नियमों पर विरोध जता सकता है। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां वक्फ बिल को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, 10 मार्च को संसद में बिल पेश होगा। आपको बता दें एक बार फिर से, बजट सत्र 10 मार्च से शुरू होगा और वक्फ बिल में जो नए नियम आ सकते हैं, माना जा रहा है कि नए नियमों को लेकर विपक्ष हंगामा कर सकता है। तो ये दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां वक्फ बिल को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है और अब एक बार फिर से 10 मार्च से बजट सत्र की शुरुआत होगी और इसमें वक्फ बिल पेश किया जाएगा। आपको बता दें वक्फ संपत्तियों पर नए नियम आ सकते हैं। तो दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, 10 मार्च को संसद में पेश होगा बिल। बजट सत्र 10 मार्च से एक बार फिर से शुरू होगा। वक्फ संपत्तियों पर नए नियम आ सकते हैं और माना जा रहा है कि विपक्ष इन नए नियमों पर विरोध कर सकता है। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां वक्फ बिल को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है और अब इसे संसद में पेश किया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश जी लगातार जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, अब वक्फ बिल को कैबिनेट की तो मंजूरी मिल गई है और अब इसे संसद में पेश करने की पूरी तैयारी है, लेकिन वक्फ संपत्तियों पर जो नए नियम आ सकते हैं, इसको लेकर आपके पास क्या कुछ जानकारी? अखिलेश जी, देखिए, जो नए वक्फ बिल को मंजूरी कैबिनेट से प्राप्त हुई है, एनडीए सरकार की बैठक हुई और कैबिनेट की बैठक में नए वक्फ बिल को मंजूरी दी गई। मंजूरी के अंदाजा आप इस तरह से लगा सकते हैं कि कैबिनेट से पास होने के बाद संसद में जब पेश होगा तो संसद में जोरदार हंगामा हो सकता है। इसकी सीधी सीधी वजह यह है कि जब भी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी की संसदीय संयुक्त समिति की जब बैठक हो रही थी, तो वक्फ बिल में जो संशोधन हो रहे थे, उसके जो ड्राफ्ट तैयार किए जा रहे थे, उन ड्राफ्ट का जो प्रेजेंटेशन था उस कमेटी में शामिल सांसदों को, सदस्यों को नहीं दिखाया जा रहा था। इसको लेकर आम आदमी पार्टी के तरफ से जोरदार हंगामा किया गया था। उत्तर प्रदेश से मालूम किया जाए तो समाजवादी पार्टी के तरफ से हंगामा किया गया था और पश्चिम बंगाल के तरफ से ममता बनर्जी के सांसद के तरफ से हंगामा किया गया था। और ये तीनों ऐसी क्षेत्रीय पार्टियां थी जिनके द्वारा वक्फ बिल के संशोधन में कई ऐसी खामियां थी जिनको उन्हें गिनाया गया था और उन खामियों का जो नया ड्राफ्ट तैयार हुआ था उसको भी इनका प्रेजेंटेशन इन क्षेत्रीय पार्टियों के सांसदों ने आपत्ति जताते हुए आरोप लगाया था कि नहीं दिखाया गया और उसी ड्राफ्ट को फिर फाइनल मंजूरी देते हुए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के चेयरमैन बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने कैबिनेट को सौंप दिया था। कैबिनेट से अब मंजूरी मिल गई। इन तमाम क्षेत्रीय पार्टियों का आरोप था कि जो वक्फ बिल की जमीनें हैं, जिनके पास अभी मालिकाना हक है, जिनको अब तक पट्टे पर दिया गया है, कुछ कमाने खाने के लिए दिया गया है, उन जमीनों पर सीधे तरह से इस वक्फ बिल के जरिए सरकार अपना जैसा चाहेगी वैसा काम कर सकती है। बाहरी लोगों को वक्फ बिल की कमेटियों में एंट्री दी जाएगी। पहले ऐसा नहीं होता था। तो कहा जा सकता है जो वक्फ बिल के जरिए जो वक्फ की संपत्तियां हैं उन पर एक नया फेरबदल देखने को मिलेगा जब ये कानून पास हो जाएगा और संसद से कानून के रूप में सत्र में सामने आ जाएगा। और जब इनमें भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें जिन राज्यों में बनी हुई वहां पर इसको लागू किया जाएगा, तो जो वक्फ कमेटियां प्रदेश की हैं उनके अधीन जो संपत्तियां वहां के हैं और वहां का जो रेवेन्यू उनके अधीन आता है उन पर सरकार की दखल बढ़ेगी, जो कि अब तक नहीं होती थी। इसी को लेकर
क्षेत्रीय पार्टियां, चाहे आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, तृणमूल कांग्रेस हो, सभी आपत्तियां जता रहे हैं। बिल्कुल अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और ये दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां वक्फ संपत्तियों पर नए नियम आ सकते हैं और माना जा रहा है कि इन नियमों का विपक्ष विरोध कर सकता है। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां वक्फ बिल को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है और अब इसे संसद में पेश किया जाएगा। आपको बता दें एक बार फिर से, बजट सत्र की 10 मार्च से शुरुआत होगी, जिसके बाद सदन में वक्फ बिल को पेश किया जाएगा। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक बार फिर से 10 मार्च से बजट सत्र की शुरुआत होगी और संसद में वक्फ बिल को पेश किया जाएगा। वक्फ संपत्तियों पर नए नियम आ सकते हैं और माना जा रहा है कि विपक्ष इन नए नियमों का विरोध कर सकता है। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां वक्फ बिल को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है और अब इसे संसद में पेश किया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं, लगातार बात कर रहे हैं दिल्ली की। दिल्ली से एक और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां बीते बुधवार को मौसम का सबसे गर्म दिन रहा। मौसम विभाग ने कहा अब तक का सबसे गर्म दिन। आज तेज हवाएं चलने की संभावना है। दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, आंधी तूफान के साथ दिल्ली में हल्की बारिश भी होने की संभावना है। तो दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज तेज हवाएं चलने की संभावना है और इसी के साथ आंधी तूफान के साथ दिल्ली में बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने बीते बुधवार को सबसे गर्म दिन बताया और आज तेज हवाएं चलने की संभावना है। इसी के साथ आंधी तूफान के साथ दिल्ली में बारिश की भी संभावना जताई गई है। तो दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां बुधवार को मौसम विभाग ने कहा कि अब तक का सबसे गर्म दिन और आज तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है। आंधी तूफान के साथ दिल्ली में बारिश की भी संभावना। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी लगातार जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, मौसम विभाग की तरफ से बीते बुधवार को सबसे गर्म दिन बताया गया है और आज दिल्ली में तेज हवाएं चलने की संभावना है।
हुआ नजर आया है। दिल्ली में बादल छाए हुए हैं, हल्की सी हवाएं चल रही हैं और किसी भी वक्त दिल्ली में बारिश हो सकती है। इस तरह का दिल्ली में मौसम बना हुआ है। जैसा कि मौसम विभाग ने अनुमान लगाया था कि आज यानी बृहस्पतिवार को दिल्ली के अंदर बारिश हो सकती है, तेज हवाएं चल सकती हैं, आंधी तूफान आ सकता है। और इसके साथ ही साथ मौसम विभाग की तरफ से ये भी कहा गया था कि ये फरवरी के महीने में शिवरात्रि जैसे दिन पर और कल बुधवार को जितनी गर्मी हुई है, ये बहुत सालों के बाद इतने तापमान में एक बारगी बार बढ़ा देखा गया। और जो तापमान का रिकॉर्ड नापा गया उसके हिसाब से कहा गया कि न्यूनतम तापमान में लगभग 3 डिग्री और अधिकतम तापमान में लगभग 6 डिग्री का इजाफा दिल्ली में देखने को मिला। और कल दिल्ली में जो गर्मी दिखी उस पर अनुमान मौसम विभाग लगातार बना रहा है। कई इस तरह का एक बारगी मौसम में तब्दीली कभी देखने को नहीं मिलती है। पहली बार ऐसा हुआ कि फरवरी महीने में एक बारगी तापमान 6 डिग्री का अंतर रिकॉर्ड किया गया। तो उसके साथ ही साथ तापमान बढ़ने की वजह से आज मौसम ने भी करवट ले ली है और उसी को लेकर तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान के साथ दिल्ली में बारिश हो सकती है। और जैसा कि अनुमान मौसम विभाग की तरफ से लगाया गया है, वैसा अब दिल्ली में आज माहौल देखने को मिल रहा है। पूरे घने बादल छाए हुए हैं, हल्की सी हवाएं चल रही हैं और किसी भी वक्त दिल्ली में बारिश हो सकती है, ऐसा मौसम दिल्ली का बना हुआ है। जी ठीक है अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां मौसम विभाग ने आज दिल्ली में बारिश की संभावना जताई है और इसी के साथ बीते बुधवार को अब तक का सबसे गर्म दिन बताया और आज तेज हवाएं चलने की संभावना है और आंधी तूफान के साथ दिल्ली में बारिश की भी संभावना जताई गई है। देश की बात में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का और देश की बात में अब बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, सीएम योगी आज प्रयागराज के दौरे पर हैं। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, महाकुंभ का आज औपचारिक समापन करेंगे सीएम योगी। राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, महाकुंभ की सफलता पर सम्मान सफाई व स्वास्थ्य कर्मियों को मिलेगा। तो राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आज प्रयागराज के दौरे पर हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। महाकुंभ का औपचारिक समापन करेंगे और इसी के साथ सफाई व स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मान मिलेगा। महाकुंभ की सफलता पर सम्मान दिया जाएगा, सफाई व स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मान मिलेगा। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, सीएम योगी आज प्रयागराज के दौरे पर हैं, महाकुंभ का औपचारिक समापन करेंगे और इसी के साथ सफाई व स्वास्थ्य कर्मियों को भी सम्मान मिलेगा। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज प्रयागराज के दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। महाकुंभ का औपचारिक समापन करेंगे और इसी के साथ स्वास्थ्य व सफाई कर्मचारियों को सम्मानित भी किया जाएगा। महाकुंभ की सफलता पर सम्मान दिया जाएगा। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। प्रयागराज के दौरे पर हैं आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। महाकुंभ का औपचारिक समापन करेंगे और इसी के साथ महाकुंभ की सफलता पर सम्मान दिया जाएगा। आपको बता दें, सफाई व स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मान मिलेगा। लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आज प्रयागराज के दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ।
खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिर हैं, रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पूर्व भाजपा सांसद के रिश्तेदार पर जानलेवा हमला। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, पूर्व सांसद के रिश्तेदार के बंगले पर गोलीबारी हुई। प्रॉपर्टी के विवाद में लोगों ने जमकर फायरिंग की। धौरहरा सीट से भाजपा सांसद रही रेखा वर्मा। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पूर्व भाजपा सांसद के रिश्तेदार पर जानलेवा हमला, बंगले पर गोलीबारी हुई। प्रॉपर्टी के विवाद में लोगों ने जमकर फायरिंग की। धौरहरा सीट से भाजपा सांसद रही रेखा वर्मा और उनके रिश्तेदार के बंगले पर गोलीबारी हुई, जानलेवा हमला हुआ। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पूर्व सांसद के रिश्तेदार के बंगले पर गोलीबारी हुई। प्रॉपर्टी के विवाद में लोगों ने जमकर फायरिंग की। आपको बता दें, धौरहरा सीट से भाजपा सांसद रही रेखा वर्मा। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पूर्व भाजपा सांसद के रिश्तेदार पर जानलेवा हमला, उनके बंगले पर गोलीबारी हुई। प्रॉपर्टी के विवाद में लोगों ने जमकर फायरिंग की।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर लखनऊ से है, जहां यूपी एसटीएफ ने मथुरा के थाना हाईवे क्षेत्र से अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों वीरपाल यादव, लाखन सिंह और सचिन को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से भारी मात्रा में असलहे और कारतूस बरामद किए गए। इनमें 2 पिस्टल, कई रिवॉल्वर और बड़ी संख्या में कारतूस और खोखे शामिल हैं। पूछताछ में खुलासा हुआ कि ये हथियार राजस्थान से तस्कर भानु के जरिए गिरोह के सदस्यों को मुहैया कराए जाते थे। एसटीएफ अब इस पूरे नेटवर्क की तहकीकात कर रही है। देश की बात में आगे बढ़ते हैं। खबर लखनऊ से है, जहां यूपी एसटीएफ ने नोएडा के थाना सूरजपुर क्षेत्र से साइबर ठगी करने वाले गिरोह के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में हर्षवर्धन, जो कलिंगा यूनिवर्सिटी में बीए एलएलबी का छात्र है, और रोहन अग्रवाल, जो इंटर पास है, वो भी इसमें शामिल है। ये दोनों चीनी नागरिकों के साथ मिलकर डिजिटल अरेस्ट और गेमिंग ट्रेडिंग ऐप के जरिए साइबर फ्रॉड कर रहे थे। पुलिस ने इनके पास से साइबर क्राइम से जुड़े कई दस्तावेज, 4 लाख रुपए नगद और अन्य आपत्तिजनक सामान भी बरामद किया। फिलहाल एसटीएफ पूरे गिरोह की जांच में जुटी हुई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब खबर सीतापुर से है। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीतापुर में 9 वर्षीय बच्ची संग हैवानियत हुई है। खेत में ले जाकर गांव के ही युवक ने दुराचार किया। जान बचाकर भागी बच्ची ने परिजनों को आपबीती सुनाई है। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां मां ने मजदूरी करने लखनऊ गए पति को पूरे मामले की सूचना दी और बच्ची के माता पिता ने फिलहाल पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस ने बच्ची को मेडिकल के लिए भेजा। रामपुर मथुरा थाना क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने बच्ची को मेडिकल के लिए भेजा है और पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है और बच्ची के माता पिता ने पुलिस को इस मामले की तहरीर दी, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं, सीतापुर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सीतापुर में 9 वर्षीय बच्ची संग हैवानियत, खेत में ले जाकर गांव के ही युवक ने दुराचार किया। जान बचाकर भागी बच्ची ने परिजनों को आपबीती सुनाई। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं, मां ने मजदूरी करने लखनऊ गए बच्ची के पिता को सूचना दी, जिसके बाद बच्ची के माता पिता ने पुलिस को तहरीर दी। पुलिस ने फिलहाल इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने बच्ची को मेडिकल के लिए भेजा है। रामपुर मथुरा थाना क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। रामपुर मथुरा थाना क्षेत्र का ये मामला। सीतापुर में 9 वर्षीय बच्ची संग हैवानियत, खेत में ले जाकर गांव के ही युवक ने दुराचार किया। जान बचाकर भागी बच्ची ने परिजनों को आपबीती सुनाई। जिसके बाद बच्ची के माता पिता ने पुलिस को तहरीर दी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। रामपुर मथुरा थाना क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं।
यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देश की बात में एक बार फिर से हाजिर हैं। रुक करते हैं खबरों का, बात कर रहे हैं सीतापुर की। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां शराबी युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा। शराब पीने के लिए रुपए ना मिलने पर युवक टावर पर चढ़ा। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां आए दिन ग्रामीणों से रुपए मांगता है ये शराबी युवक। सूचना के बाद मौके पर पुलिस बल पहुंचा। पैंतेपुर इलाके के केदारपुर गांव का ये मामला आपको बता रहे हैं। सीतापुर से खबर, जहां शराब पीने के लिए रुपए न मिलने पर टावर पर चढ़ा युवक। आए दिन ग्रामीणों से रुपए मांगता है शराबी युवक। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस। पैंतेपुर इलाके के केदारपुर गांव का ये मामला आपको बता रहे हैं। सीतापुर से अहम जानकारी, जहां शराबी युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा। और अब बात कर रहे हैं प्रयागराज की। प्रयागराज से खबर आपको बता रहे हैं। प्रयागराज से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव प्रयागराज पहुंचे। कुंभ में काम करने वाले कर्मचारियों से मुलाकात करेंगे। प्रयागराज से खबर आपको बता रहे हैं, महाकुंभ का औपचारिक समापन और इसमें शामिल होंगे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। महाकुंभ की सफलता पर सम्मान। तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव प्रयागराज पहुंचे हैं। प्रयागराज से खबर आपको बता रहे हैं, कुंभ में काम करने वाले कर्मचारियों से मुलाकात करेंगे। महाकुंभ का औपचारिक समापन आज होगा और उसमें शामिल होंगे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। महाकुंभ की सफलता पर सम्मान भी दिया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता मधुर दरबारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मधुर, आज महाकुंभ का औपचारिक समापन होने वाला है। सीएम योगी भी वहां पर पहुंच रहे हैं और अभी खबर आ रही है कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी वहां पर पहुंच चुके हैं। और क्या कुछ अपडेट आपके पास, दर्शकों को बताएं। मैं आपको बता दूं कि ये जो महासमापन जो आज हो रहा है वो कल उसके 45 दिन पूरे हो गए थे, कल ही उसका महासमापन हो गया था। लेकिन आज जो है उसको औपचारिक रूप से उसको आज जो है यहाँ पे इसका समापन किया जाएगा, क्योंकि आज जो है यहाँ रेल मंत्री अश्विनी चौबे यहाँ पे पहुंच चुके हैं। उसके साथ साथ आज योगी आदित्यनाथ, जो मुख्यमंत्री सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, वो भी आज यहाँ पहुंचेंगे। इसका औपचारिक जो है इसका समापन किया जाएगा। तो सबसे बड़ी बात ये मैं आपको बता दूं कि 45 दिन का ये जो आयोजन हुआ था, इसका जो है यह कल जो 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन जो शाही स्नान था, छठा शाही स्नान था, वो आखिरी शाही स्नान था और कल ही आखिरी दिन भी था। तो ये एक वाकई में एक अपने आप में इस धरती के ऊपर, इस पूरे संसार विश्व के अंदर जो है देखा जाए तो इससे बड़ा कोई आज तक महाआयोजन नहीं हुआ है। सबसे बड़ा ये कीर्तिमान यहाँ पे भारत ने अपना जो है एक तरीके से, और उत्तर प्रदेश की सरकार ने स्थापित किया है, क्योंकि जो डबल इंजन की सरकार है इसने ये करके दिखा दिया है पूरी दुनिया को कि देखिए करीब 66 से 67 करोड़ लोग यहाँ पे आकर आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। और उसके साथ साथ ये काम जो केवल हुआ, केवल 45 दिन में हुआ। जब ये शुरुआत हुई थी, इसका जब औपचारिक शुभारंभ हुआ था 13 जनवरी को,
पौष पूर्णिमा के दिन, तो उस दिन जो है ये आंकड़ा जो लगाया गया था करीब 45 करोड़ के आसपास लगाया गया था कि 40 से 45 करोड़ लोगों की ऐसी अनुमान लगाया गया था कि यहाँ पे आके स्नान करेंगे। लेकिन जब ये खत्म होने के करीब आया, करीब 30वें दिन ही जाते जाते ये जो है आंकड़ा जो है अचीव हो गया था। करीब 45 करोड़ लोग यहाँ पे स्नान कर चुके थे। और कल जो आखिरी शाही स्नान था यहाँ पे वो महाशिवरात्रि का, जिसपे मैं आपको बता दूं कि महाशिवरात्रि के दिन जो है ये एक अद्भुत सहयोग यहाँ पे बना। तो जो सबसे पहली बात तो 144 साल बाद ये जो अब यहाँ पे लगा है महाकुंभ जो लगा है यहाँ पे 144 साल, उसके साथ साथ जो महाशिवरात्रि का जो सहयोग था वो भी करीब 149 साल बाद बना था। तो कुल मिलाकर ये दुर्लभ सहयोग यहाँ पे कल की तारीख में बना था। उसको लेकर के पूरे देश और दुनिया से लोग यहाँ पे बराबर आ रहे थे। मैं बराबर ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा था, वहां पे देख रहे थे कि कई देशों से लोग यहाँ पे आए हुए थे। पूरे आप कह सकते हैं कि पूरा दुनिया जो है एक तरीके से सिमट कर प्रयागराज के अंदर इन 45 दिनों में आ गई थी। और आप किसी भी तरह के, चाहे वो किसी भी आपके केरला से हो, तमिलनाडु से हो, आंध्रा से हो, पंजाब से हो, मतलब और भारत कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचा था, जब कोई ऐसा राज्य नहीं बचा था, कोई ऐसा जिला शायद नहीं बचा होगा जहां से लोग नहीं आ रहे हो। और बराबर यहाँ पे लोगों का जो भक्तों का जो यहाँ पे आज तक डुबकी लगाने एक जल सैलाब यहाँ पे उमड़ चुका था और उसी का समापन जो है वो कल हुआ है। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि करीब ये जो है अपने आप में महाकीर्तिमान है और इसको लेकर के जो दिव्य भव्य और नव्य ये 2025 महाकुंभ का जो है समापन हो गया है। और इसको दिव्य भव्य तो ये था ही, साथ में नव्यता भी लिए हुआ था, क्योंकि नव्यता ये बिल्कुल हाईटेक था ये। और ये हाईटेक जो है ऐसा जो आज तक अद्भुत संगम आज तक नहीं हुआ, जो धर्म का और विज्ञान का एक अद्भुत संगम इस महाकुंभ 2025 में देखने को मिला है। क्योंकि हाईटेक अगर देखा जाए तो यहाँ AI टेक्निक का जो पहली बार इस्तेमाल किया गया, जो आप कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यहाँ पे पहली बार इस्तेमाल हुआ। इसके साथ साथ बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी के ड्रोन्स का यहाँ पे इस्तेमाल हुआ, चाहे वो जल में हो, चाहे वो थल में हो, चाहे नभ में हो। और उसके साथ साथ आप देखिए तो वहाँ पे 2750 सीसीटीवी कैमरेज का यहाँ पे यूज किया गया। होया पाया केंद्र यहाँ पे बनाए गए करीब 10 सेंटर्स में, उसको लेकर के यहाँ पे। और आप देखिए कि बराबर उनसे जो है लोग संपर्क कर रहे हैं। जो बीच में एक दुर्घटना हुई थी उसके बाद भी लोग वहां पे आ रहे हैं, वहां करके वहां पे लोगों को पता कर रहे हो। मैं आपको बता दूं कि प्रशासनिक अधिकारियों ने यहाँ पे बहुत अच्छा काम किया है, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, आप रेलवे प्रशासन हो, और चाहे यहाँ का जो लोकल प्रशासन हो। और कुंभ में जो प्रशासनिक व्यवस्था दी गई थी वहाँ के, चाहे आपके DM हो, चाहे SSP हो, सब ने बहुत ही कोऑर्डिनेशन के साथ और बहुत ही विनम्रता के साथ जो है जो भी श्रद्धालु आ रहे थे उनके लिए व्यवस्थाओं को किया। और यहाँ पे चाहे जितना भी पैनिक हो, लेकिन उन्होंने बिल्कुल पैनिक क्रिएट नहीं होने दिया। चीजों को बड़ा ध्यान से हर तरीके से उसको हैंडल किया गया, अच्छे से उसको जो है कह सकते हैं कि मैनेज किया गया। जो क्राउड मैनेजमेंट था वो थोड़ा बीच में गड़बड़ जरूर हुआ था, बिल्कुल मधुर, जाम की स्थिति बन गई थी। उसके साथ साथ यहाँ भीड़ भी काफी आज महाकुंभ का औपचारिक समापन हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये प्रयागराज से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव प्रयागराज पहुंच चुके हैं। देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।